मैं आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से मुतालिबा करता हूं कि अगर मुझ समेत मुत्तहिदा अपोजिशन के किसी भी रुकन ने कोई गद्दारी की है तो उसके सबूत पेश किए जाएं। कि जो खत है इस पे तो रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी, आप समझ लें कि मतलब रूस ने भी बाकायदा गवाही दे दी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने जो मुतालिबा किया आपने सुना होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने अस्करी की आदत से अपोजिशन की गद्दारी के सबूत मांग ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, जो सियासी सूरत हाल है उसको देखकर मुझे एक मिसाल याद आ गई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर हम एक पानी से भरे बर्तन में एक जिंदा मेंढक डालें, मेंढक, और पानी को गर्म करना शुरू कर दें और जैसे पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू होगा, मेंढक भी अपने जिस्म का जो दर्जा हरारत है पानी के मुताबिक एडजस्ट करना शुरू कर देगा और तब तक वो ऐसा करता रहेगा जब तक पानी का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। अच्छा, जैसे ही पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा तो फिर मेंढक अपने जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो पानी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ज़रा गौर कीजिएगा। फिर क्या करेगा? फिर वो बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर देगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक मेंढक अपनी सारी जो तवानाई है खुद को माहौल के मुताबिक ढालने में खर्च कर चुका होगा और बहुत जल्द मेंढक मर जाएगा। अब यहाँ एक सवाल है, आपने बड़ा गौर से सुनना है नाजरीन। सवाल ये पैदा होता है इस मिसाल से कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इस मिसाल में जो मेंढक था वो मर गया। अब आप में से अक्सर ये सोचेंगे कि मेंढक को मारने वाला वो बुरा शख्स है जिसने मेंढक को पानी में डाला, या फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि जी मेंढक उबलते हुए पानी की वजह से मर गया। लेकिन हकीकत में मेंढक पता क्यों मरा? सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि वो वक्त पर जंप करने का फैसला नहीं कर सका। वक्त पर जंप करने का फैसला नहीं कर सका और ख़ुद को माहौल के मुताबिक ढालने में लगा रहा बेचारा। अब उसने अपनी सारी जो तवानाई कह लें उसी काम पर खर्च कर दी और आखिर में उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं रही कि वो जंप कर सके। अब हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं जब हमें ख़ुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करते हुए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। वो क्या? कि कब हमें ख़ुद को हालात के मुताबिक ढालना है और कब हालात को अपने मुताबिक ढालना है। अगर हम दूसरों को अपनी ज़िंदगियों के साथ जिस्मानी, जज्बाती, माली, रूहानी, दिमागी तौर पर खेलने का मौका देते रहेंगे तो वो ऐसा करते रहेंगे। इसलिए हर दफ़ा कुएं का मेंढक बनने से परहेज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। तवानाई के होते हुए में जंप करने का फ़ैसला हमेशा वक्त पर करना चाहिए। अच्छा, अदम एतमाद की तहरीक को डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से कलअदम करार देने के बाद इन मुत्तहिदा अपोजिशन है उसके दावे आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर दी है जी। और अगर उन्हें असम्बलियाँ तोड़नी थी तो वो अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले असम्बलियाँ तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने शिकस्त और अना में आकर गैर आइनी कदम उठाया। अच्छा, दूसरी जानिब इमरान खान साहब अपने से कदम को क्या कह रहे हैं? इक़दाम को जी सरप्राइज़ कह रहे हैं, बड़ा सरप्राइज़। अच्छा, तहरीक इंसाफ क्या सोच रखती है कि उसने एक एक कदम सोच समझकर बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ हिकमत अमली के तहत अपनाया है और आर्टिकल 5 के तहत तहरीक अदम एतमाद को रद्द किया जाना आइन के मुताबिक है। अच्छा, अब ये जो मामला आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में है, तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है। फवाद चौधरी साहब अपोजिशन को ललकारते हुए कह रहे थे कि जी अपोजिशन नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करे। अगर तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा, हम अभी खामोश हैं, इस खामोशी को गनीमत समझें। यानी फवाद की ये ललकार इस बात का बड़ा क्लियरली पता देती है कि अगर ख़त सुप्रीम कोर्ट में चला गया और कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में ख़त के हवाले से जो गुफ्तगू हुई उसके मिनट्स अदालत को फराहम कर दिए गए तो फिर अपोजिशन को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, अगर सबूत असली हुए तो वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। अब जैसे कि अपोजिशन ने सवाल पूछ रही है क्या कि जी अगर इमरान खान की हुकूमत को हटाना एक साजिश है तो इमरान खान ने तो अपने हाथों से असम्बली तोड़कर बैरूनी साजिश को कामयाब बना दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या कह रही है कि अगर असम्बली तहलील ना करते फिर मुत्तहिदा अपोजिशन को इक़्तिदार में आने का मौका मिल जाना था जो मुल्क की तबाही का बाइस बन जाना था और बैरूनी ताकत उनके आने से खुश हो जाती, यानी उनका जो एजेंडा था वो पूरा हो जाता। अब इसलिए बैरूनी साजिश को नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन का इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद किया गया। अब इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश की गवाही रूस भी दे रहा है। रूस ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका की जानिब से मुदाखलत की मुबैना कोशिश की मजम्मत करते हुए कहा है, ज़रा सुनिएगा, कि जी अमेरिका ने
नाफरमान इमरान खान को सज़ा देने की कोशिश की। एक बयान में रूसी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि रवा साल 23 से 24 फरवरी को इमरान खान के मॉस्को के दौरे के ऐलान के फौरी बाद अमरीकियों और उनके मगरबी साथियों ने वज़ीर आज़म पर गैर इखलाकी अंदाज में दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो रूस का दौरा मनसूख कर दें। लेकिन जब इमरान खान इसके बावजूद रूस आए और तो एक आला अमरीकी एहलकार ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को फ़ोन किया, इस दौरे को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालिबा किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अच्छा, रूसी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के बकौल पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक रवा साल 7 मार्च को पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद के साथ बातचीत में एक आला अमरीकी एहलकार ने यूक्रेन में होने वाले वाक़यात पर पाकिस्तानी क़यादत के मुतवाज़िन रद्द-ए-अमल की शदीद मज़म्मत की और ये बात वाज़े की कि पाकिस्तान की अमरीका के साथ शराकत दारी उसी सूरत में मुमकिन होगी जब इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा। रूसी अहदेदार ने कहा है कि जी पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद जिस तरह PTI के अरकान असम्बली अपोजिशन के साथ मिल गए, जिसके बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि अमरीका ने इमरान खान को सज़ा देने का फैसला किया। अच्छा, रूसी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान ये भी कहती हैं कि इमरान खान खुद बारहा कह चुके हैं कि उनके खिलाफ साजिश के लिए बैरून मुल्क से माली मदद भी फराहम की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबात के वक्त इन हालात के बारे में आगाह किया जाएगा। अच्छा, रूस की वजारत ख़ारजा का ये बयान उस वक्त सामने आया जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने साजिश का जिक्र करते हुए एक आला अमरीकी एहलकार का नाम लिया था, जिन्होंने एक मुबैना ख़त में उनकी हुकूमत के बारे में धमकी आमेज़ रिमार्क्स दिए और उस ख़त को वज़ीर आज़म ने पिछले महीने इस्लामाबाद में एक अवामी रैली के दौरान लहराया था। अब रूस की गवाही इमरान खान के, लेकिन नाक़िदीन क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ इदारों और उनके सरबराहान जो हैं उनको इस मामले में घसीट कर सब कुछ अपने हक में करना चाहते हैं। ज़रा सुनिएगा शहबाज शरीफ साहब को। सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को क्या कह रहे हैं कि जी मैं आर्मी चीफ और DG ISI से मुतालिबा करता हूँ कि अगर मुझ समेत मुत्तहिदा अपोजिशन के किसी भी रुकन ने कोई गद्दारी की है तो उसके सबूत पेश किए जाएं। अब यहाँ ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर यह दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि अगर अदालत ने अपोजिशन के खिलाफ फैसला दे दिया तो ये बात आइन के बरक्स होगी। अदालत अपना काम अच्छे से जानती है, मुत्तहिदा अपोजिशन या कोई भी जमात हो वो आला अदलिया को डिक्टेट नहीं कर सकती। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के बकौल तमाम मारूफ वकला की ये मुत्तफ़िका राय है कि डेप्यूटी स्पीकर ने 3 मार्च को आइन की खिलाफ वर्जी की। ये कार्रवाई का मामला नहीं, आइन का मामला था। अच्छा, उन्होंने आइन को तोड़ा, सदर और वज़ीर आज़म ने भी आइन को तोड़ा। जब वज़ीर आज़म ने सदर को असम्बली तहलील करने की समरी भिजवाई तो सदर ने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर आधे घंटे में वो समरी मंजूर कर ली। अच्छा, बात ये नहीं कि हम जल्द और शफाफ इंतखाबात नहीं चाहते, हम भी चाहते थे कि मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हो, लेकिन मसला ये है कि आइन को तोड़ा गया। इसके लिए हम अदालत उज़्मा में आए हैं। अगर इसे हल नहीं किया जाएगा तो ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर ने सेवान के 192 मोअज़्ज़िज़ अरकान को आर्टिकल 5 के तहत गद्दार करार दिया। क्या अब ये गद्दार और वफादार की बहस शुरू हो गई? शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मेरा कौमी सलामती कमेटी के अरकान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा DG ISI से मुतालिबा है कि अगर हमने गद्दारी की है तो सबूत सामने लेकर आएँ, अदालत उज़्मा के सामने ये सबूत पेश करें। अगर हम में से किसी ने भी ये जुर्म नहीं किया और किसी खारिजी ताकत को दावत नहीं दी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। अब शहबाज शरीफ के बयान के बाद नाक़दीन क्या कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे कौमी सलामती के इदारे इस सब के ज़िम्मेदार हैं। अदम एतमाद की तहरीक से पहले तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक थी कि इदारे क्या कहते थे, इदारे न्यूट्रल हैं, और अब खुद इदारों को सियासत में घसीट कर मुतनाज़ बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? नाज़रीन आपके सामने है मुत्तहिदा अपोजिशन दिफाई अंदाज अपनाते हुए और इमरान खान सियासी बाउंसर्स पर बाउंसर्स मारते चले जा रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब ने अपोजिशन के बैरूनी हाथों में खेलने की साजिश को अवाम के सामने रखकर अपना जो मुकदमा है वो अवामी अदालत में लड़ा है। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने इमरान खान को। इमरान खान जहाँ जहाँ जलसे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो अवामी इज्तिमा से मुखातिब होते हैं, वहाँ वहाँ वो मुत्तहिदा अपोजिशन और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की ज़मीर फरोशी की दास्तानें सुनाकर अपनी पोजीशन को वाज़े कर लेते हैं। अच्छा, मुत्तहिदा अपोजिशन के अलावा कई जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो भी ख़त को गलत झूठा करार दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से ये बात वाज़े है कि उन्हें इस बात का पुख्ता यकीन है कि उनकी हुकूमत को साजिशों का शिकार बनाने की हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की गई है। और जैसे कि रूस की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी ये बात की है कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान का इमरान खान का एकदम से साथ छोड़ देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इमरान खान की हुकूमत को सोची समझी साजिश के तहत बाहर किया गया। अच्छा, इमरान खान कहते हैं कि साजिश करने वालों को अचकन सिलवाने का बहुत शौक़ था। ये लोग इस बार सिर्फ इलेक्शन ही नहीं हारेंगे बल्कि इनकी जो सियासी कब्र है ना वो भी बनेगी।
अब इमरान खान की जीत के यकीन की जो कैफियत है वो देखते हुए पीपल्स पार्टी ये कहती है कि इमरान खान को ये खुशफहमी है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन इमरान खान तो ये मंसूबा भी बना चुके हैं कि अगले इलेक्शन में वो तहरीक इंसाफ के अरकान की मदद से ही हुकूमत बनाएंगे और किसी इत्तेहादी के मोहताज भी नहीं होंगे। और इमरान खान का ये फ़ैसला बहुत मुनासिब है क्योंकि वो बहुत बड़ा एक सियासी कह लें कि सबक सीख चुके हैं। मतलब जारी बात है, हर वक्त ब्लैकमेल ही होते रहे ना इत्तेहादियों के हाथों, और बैसाखियों के सहारे खड़ी रहने वाली हुकूमत आपको पता है ज़्यादा देर नहीं चल सकती। और अदम एतमाद की तहरीक के मौके पर इत्तेहादियों के जो बदलते रंग और रूप देख लिए खान साहब ने, मेरे ख्याल से बहुत सीखा उन्होंने। इसलिए इमरान खान साहब अब तन्हा अपनी पार्टी के ज़ोर पर हुकूमत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत अच्छी ख्वाहिश है ये, बहुत अच्छी। अच्छा, इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि जी आइंदा 3 माह में साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे, और उन्होंने अपने कारकुनों को आइंदा इंतखाबात की तैयारी के लिए भी कह दिया। लेकिन मुत्तहदा अपोजिशन अब भी एक बात पे ज़िद कर रही है कि पहले फैसला करना ज़रूरी है कि कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है। अच्छा, शहरी रहमान साहिबा कहती हैं कि इंतखाबात से कोई भी राह फरार नहीं अपना रहा, लेकिन पहले हमें अदलिया से इंसाफ चाहिए। ज़रा सुनिएगा शहरी रहमान साहिबा को। जी, तो सुना आपने शहरी रहमान साहिबा को। वो ये उम्मीद जाहिर कर रही हैं कि हमें नजरिया ज़रूरत से निकाला जाएगा, आला अदलिया हमारे आइन और जमहूरियत और पार्लियामेंट को बिखरने से बचाएगी। ये लोग खुद पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा गैर मुल्की सफीरों से मिले तो वो ठीक है, लेकिन अगर मुत्तहदा अपोजिशन के लोग मिलें तो वो गद्दार हैं। इन्होंने आइनी बहरान पैदा किया। इस बहरान में इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि मुल्क जले या फिर पार्लियामेंट जले। अब लग ऐसा रहा है कि सारी की सारी मुत्तहदा ये फ़र्ज़ कर बैठी है कि सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में इनके हक़ में फ़ैसला देगी। ये क्लिप होगा, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, एहसन इकबाल साहब भी सुप्रीम कोर्ट को मशवरा दे रहे हैं क्या कि जी अगर आला अदलिया ने कोई मजबूत कदम ना उठाया तो इस बात का खदशा है कि आने वाले वक्त में हर हुक्मरान हिटलर जैसा डिक्टेटर बन जाएगा। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब भी इजहार ख्याल कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी आर्टिकल 6 के तहत वज़ीर आज़म, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर जिन्होंने आइन और कानून को पामाल किया उनके खिलाफ मुकदमा चलाना होगा। और कमर जमान कायरा साहब क्या कह रहा है? अब ये फैसला करना होगा कि गद्दार कौन है, ऑपोजिशन या फिर आइन तोड़ने वाले। जरा सुनिएगा कायरा साहब। सुना आपने कायरा साहब को। वो कह रहे हैं कि जी फैसले की घड़ी आ गई है कि गद्दार ऑपोजिशन है, इसको सजा होनी चाहिए, या फिर स्क्रिप्ट लिखने वाले और स्क्रिप्ट पर अमल करने वाले गद्दार हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि स्पीकर के जरिए पार्लियामेंट पर हमला कराया गया, ये पार्लियामेंट और निज़ाम पर खुद कुछ हमला कर बैठे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि साजिश के तहत हमारी हुकूमत पर हमला किया गया। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने शिबली फराज क्या कह रहे हैं कि जी ये लोग अदालतों में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इनको आवाम के पास जाना चाहिए। शिबली फराज ने छांगा मांगा की सियासत पर भी बात की। अच्छा, फ़ारूक हबीब और फैसल जावेद क्या कह रहे थे कि साजिश के तहत हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश की गई है। अब कौन गद्दार है कौन मुहिब वतन है, इसकी जंग चल रही है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही है कि ये सियासी जंग नहीं, कौमी मुफाद की जंग है। इसमें फैसला होगा कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हुई या नहीं। अगर हुई है तो फिर कौन गैर मुल्की ताकतों का आलाकार बना, किसने इन ताकतों को ललकारा ताकि पाकिस्तान का निज़ाम अवाम की मर्जी से चले। इस जंग में कौन हक पर है कौन गलती कर रहा है, इसका फैसला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैसला दुरुस्त ना हुआ, सही ना हुआ, तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब तक की जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब। कादिर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कादिर साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास की वजाहत मांगी थी, जबकि एलामिये में सब कुछ साफ था कि अस्करी और सिविल क़ियादत ने मुल्की मामलात में बैरूनी मुदाखलत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया था। तो क्या पीपल्स पार्टी कौमी सलामती कमेटी के एलामिये से मुतमईन नहीं है कि पीपल्स पार्टी मज़ीद वजाहत चाहती है? देखिए, वजाहत पीपल्स पार्टी इसी वजह से चाहती है कि इमरान न्याजी और इनके हवारी झूठ पे झूठ बोल रहे। सलामती कमेटी में कहीं ये जिक्र नहीं है कि फॉरेन फंडिंग है, जो कि वो खुलेआम मीडिया के सामने बातें कर रहे हैं। सलामती कमेटी में कहीं अपोजिशन रहनुमाओं का जिक्र नहीं है जो बैरूनी साजिश के माँ पे 197 लोग गद्दारी की मुर्तकिब है। सलामती कमेटी में इस बात का खदशा जरूर की है उस जाली खत के ऊपर। अभी उस खत की तस्दीक होना भी जाली है, क्योंकि मुल्तान की पीर ने जाली खत बनाने में वो मास्टर है। उन्होंने अपनी सफीर से, जो कि उसका मुलाजिम है, तो उसके जरिए खत बनवाया, और जो पहले खत कहते थे बाद में मुरासला कहते थे। मैं आम अल्फाज में आवाम के लिए कहना चाह रहा हूँ, अगर बोल्ड टीवी का प्रोड्यूसर एक मरासला बना ले और इसमें कहे कि कादिर मंदोखेल ने हमें धमकी दी है फला फला,
तो उसकी क्या कानूनी और आईनी हैसियत है? आपका अपना मुलाजिम अगर आपको कोई मरासला भेज दे, सवाल एग्जैक्ट उसी तरह है। और अमेरिकन हुकूमत ने उसको एक मरतबा नहीं 2 मरतबा डिनाई किए, और ये शख्स मीडिया पे आके झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और अपोजिशन को बदनाम करने की और गद्दार कह रहे हैं। गद्दार मैं नहीं हूँ, गद्दार पीपल्स पार्टी वाले नहीं, गद्दार तुम हो जो 18 साल तक यहूदियों ने तुम्हें बरतानिया में पाला, जो तुम्हें अपना दामाद बनाया, जो तुम्हें सब कुछ वो सिखाया कि इस्लाम को किस तरह बदनाम किया जाए, रियासत मदीना का नाम लेके किस तरह आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो गद्दार तो ये है, जरा इसको कुर्सी से हटने दो। और इस शख्स की बोखलाहट का और भूखापन का, कुर्सी का भूखा शख्स आप देख रहे हैं कि खुद ही राय फरार हो गया, खुद ही असम्बली तोड़वाया और खुद ही वज़ीर-ए-आज़म बन गया। लेकिन कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जरा आने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अच्छा मंदोखेल साहब, लेकिन ये जो खत है इस पे तो रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी, आप समझ लें कि मतलब रूस ने भी बाकायदा गवाही दे दी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही थी, अमेरिका की जानिब से बाकायदा साजिश की जा रही थी। फिर जब ये रूस में जाना था उन्होंने उसको रुकवाने के लिए भी कहा गया, लेकिन इन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो वो कह रहे हैं जी नाफरमानी जो है उसकी सज़ा देने चले थे इमरान खान साहब को। देखिए, रूस तो कहेगा अमेरिका की दुश्मनी, मतलब आप ये कहेंगे कि रूस को भी इमरान खान साहब ने अपने साथ मिला लिया, मतलब झूठी गवाही दिलवा दी, आप ये कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा, उस वक्त भी मैंने कहा, मेरे वीडियो उठा के देख ले, मैंने कहा ये वो शख्स है जो दुनिया में इनको कोई बुलाता नहीं है, और ऐसी हालात में रूस के पास कोई जाता नहीं है। इनके रहनुमा कहते थे आधे घंटे की मुलाकात 3:30 में गए, तो हमने कहा इसको कोई बुलाता नहीं है, उसके पास कोई जाता नहीं है, आपको क्या जरूरत है ऐसी सूरत हाल में रूस को दौरा करने के लिए? क्योंकि अब रूस उसका फायदा उठा रहे। रूस हमारा दोस्त कब बन गया? रूस हमारा दोस्त कब बन गया? रूस ने तो तबाह बर्बाद किया अफगानिस्तान को, पश्तूनों को, और जब पाकिस्तान ने 80,000 कुर्बानियां दी तो रूस की वजह से तो दिए, जिसने यलगार कर दिए हमारे पड़ोसी इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर, जिसका इसका एक रास्ता तक गर्म पानी आने तक। तो अब रूस को हम अभी ज्यादा मान ले, अमेरिका को हम करें, हमारा ताल्लुक बराबर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ रूस के खिलाफ हमें बोलना चाहिए, मगर मैं ये करूँ रूस इस मौके से अमेरिका की दुश्मनी में फायदा उठा रहे। वो इमरान की फायदे में कोई बात नहीं करे, वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। लेकिन मैं आपके तौर से कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की अपोजिशन ये कह रहे हैं आप साबित करो। इसी वजह से हम जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे हैं उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये बताएं ये आलमी साजिश है कि नहीं, जो कि वो कह चुके हैं। लेकिन इस आदमी को शटअप कॉल कब देंगे? ये आप झूठ ना बोलो, आप दुनिया में गुमराही ना पैदा करो, आप इस्लाम का नाम अपनी गंदी जबान से ना लो। खुद के बच्चे यहूदी के घर पे पल रहे, आप इस्लाम की बातें करो यहाँ पे। अच्छा मंदोखेल साहब, एक और बात, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अदलिया का एहतराम आप लोग भी करते हैं, हुकूमत वाले भी, हुकूमत ये जो पीटीआई वाले की मैं कहना चाह रही थी। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों के खिलाफ आ जाता है और जो स्पीकर की रूलिंग है उसको बाकी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब बार बार आके लोगों को आसान अल्फाज में भी समझा रहे हैं, अगर वो फैसला उनके हक में आ जाता है कि बिल्कुल ठीक था जो किया गया, तो आप लोग फिर जजेस पे तो तनकीद नहीं शुरू कर देंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा जब हमारे शहीद कैद जुल्फकार अली भुट्टो को एक झूठे मुकदमे में हमसे जुदा किया है, हमने उस वक्त भी नहीं बोला। जब बीबी शहीद के ऊपर दहशतगर्दाना हमला हुआ, हमने उस वक्त भी पाकिस्तान खपे का आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया। आज भी हम जजेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमेशा हमने अदलिया की, मैं खुद बैसियत सुप्रीम कोर्ट का वकील, हमेशा हमने इज्जत की। यानी जो भी फैसला होगा उसको मिनोअन तस्लीम किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल किया जाएगा ऑपोजिशन की जानिब से। बिल्कुल कहेंगे, मगर साथ साथ ये भी दरख्वास्त करेंगे कि खुदा का वास्ता नजरिया जरूरत का फैसला ना सुनाते, मेरिट पे सुना दे। और मेरिट का फैसला यही है कि डिप्टी स्पीकर के यानी पास आपको ये लगता है, आपकी बात से अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि आपको लगता है कि फैसला ऐसा भी हो सकता है जो मेरिट में मबनी ना हो, जो भी हो हम फिर भी कबूल करेंगे। मतलब आप एक खदशा जाहिर कर रहे हैं ना, आप एक मतलब शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं। नहीं, आप उसको दूसरी तरफ न ले जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि माजी की तरह जो देखिए ना, अगर आपको अदलिया पे एतमाद है तो एतमाद तो फिर ट्रस्ट तो फिर ब्लाइंड होता है ना कि आप पूरा एतमाद करें कि जो भी फैसला होगा मेरिट पर ही होगा। जी देखिए, मेरिट पे जरूर फैसला होगा और उम्मीद भी है। साथ ही सूरत में ये कह रहा हूँ कि डिप्टी स्पीकर के पास कोई रोलिंग का इख्तियार नहीं है। अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर अगर कहे कि कादिर खान मंदोखेल डिस्क्वालीफाई है, तो क्या मैं अपील नहीं कर सकूंगा? अगर डिप्टी स्पीकर ये कह दे कि मोदी को पाकिस्तान का निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाए, तो क्या वो कबूल किया जाएगा?
अगर इस तरह तो पाकिस्तान में कभी जिंदगी में वजीर आला वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पास ही नहीं हो सकती है स्पीकर की रूलिंग की वजह से। लेकिन अब ये जो आर्टिकल 95 की जो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट की है, बाकायदा वोटिंग हो गई है, 175 लोग हमने पार्लियामेंट के अंदर जाहिर कर दिए, शो कर दिए, मुनहरिफ अरकान समेत 197। तो क्या ये सारी नौश्ता दीवार नहीं है इमरान नियाज़ी के लिए, जो कहता था अल्लाह का शुक्र है हमने अदम एतमाद का तहरीक उन्हें पेश किया है। अब अल्लाह का शुक्र वाकई अदा करो। अच्छा मंदोखेल साहब और फेस करो। ठीक है जी सही। अच्छा मंदोखेल साहब, पंजाब की सियासत को कैसे देख रही पीपल्स पार्टी? ये जो परवेज़ इलाही साहब पर खुलकर तनकीद की जा रही है नून लीग की जानिब से, आप लोगों से भी जो सारे राब्ते हैं मुनक़ता कर लिए आप लोगों ने परवेज़ इलाही साहब से? बिल्कुल मुनक़ता कर लिया। हम अपोजिशन के साथ है और अपोजिशन के साथ रहेंगे। हमने पहले कोशिश की थी कि परवेज़ इलाही साहब को ही मुतफ़क़ा उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन उसमें ताख़ीर हुई है, कोताही हुई है, जो भी हुई है वो आपके सामने है। मगर परवेज़ इलाही साहब ने खुद अपनी टांग पे कुल्हाड़ी मारी और परवेज़ इलाही साहब को अच्छी तरह पता है कि उसकी पंजाब में अक्सरियत नहीं है। अगर अक्सरियत होता तो आज असम्बली का जो इजलास 6 को यानी कल होना था वो 16 को नहीं जाता, और अगर उनकी अक्सरियत होती तो इतने सारे ड्रामाबाजी पीटीआई के साथ वो न करते। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनके वहाँ भी अक्सरियत नहीं है, कौमी असम्बली भी नहीं है। आखिर ये कठपुतली इतना इक़्तिदार की भूखे कुर्सी से चिपके हुए ये पाकिस्तानी अवाम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, अगर बात ये नए इंतखाबात की तरफ जाती है मंदोखेल साहब, तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान वो जो होने वाला मुआहदा था उस पर क्या अमल होगा, या जो मुआहदा है वो सिर्फ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की शर्त पर था? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद फितरी इत्तेहाद है। गो कि हमारे आपस में नाराजगी भी हुई है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं रहा वगैरह वगैरह। लेकिन एमक्यूएम ने भी अच्छी तरह देख लिया कि पिछले 4.25 साल में जहां वफाकी हुकूमत ने इनके साथ वादे उसमें से एक पूरे नहीं किए। 1100 अरब का पैकेज दिया है वो झूठ निकला, 162 अरब का पैकेज दिया वो झूठ निकला, 120 अरब का पाकिस्तान को दिया है महंगाई की सूरत में उसको कम करने के लिए सब्सिडी देने के, वो झूठ निकला। सिंध का पानी बंद किए है एमक्यूएम वालों ने, ये सब अच्छी तरह देख ले। एनएफसी अवार्ड से इनका रोका गया, एमक्यूएम वालों ने अच्छी तरह नोट किया। तो एमक्यूएम को अच्छी तरह पता है कि इनका जो फायदा है या जो इनका इत्तेहाद है तो वो सिवाय पीपल्स पार्टी के किसी के साथ, क्योंकि तकरीबन ज्यादातर जो मसाइल है वो सूबाई चैप्टर के, और सूबाई चैप्टर 18वीं तरमीम के बाद जो है ना वो सूबाई हुकूमतों के पास है, जो कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा अकलमंदाना फैसला किया है, और अगर अदम एतमाद की तहरीक और ये सिलसिला नहीं भी होता है तब भी इंशाल्लाह इनकम के साथ पीपल्स पार्टी चलेगी और इनकी जो भी खदशात हम दूर करेंगे। ठीक है जी, कादिर मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी हुआ था जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ ये था, मगर अपोजिशन जमातें पहले कौमी सलामती कमेटी से इमरान खान के बयानात की जो वजाहत है वो मांगते रहे, और अब शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI से मुतालबा किया कि अगर अपोजिशन ने गद्दारी की है तो सबूत कौम और सुप्रीम कोर्ट के सामने ले आएँ। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब सबसे पहले बात करते हैं कौमी सलामती कमेटी और पाकिस्तान के मामलात में जो होने वाली ये बैरूनी मुदाखलत है, आपका क्या तज्जिया है? क्या जो मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनाया है वो ठीक है कि हमारी जो आज़ाद खारिजा पॉलिसी है वो होनी चाहिए, किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए? जी हाँ, पॉलिसी तो असूलन ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम बहुत अरसे से वेस्टर्न कैंप जो लेड बाय अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इंग्लिस्तान उनके साथ अटैच रहे हैं, और हमारे उनके साथ डिफेंस पैक्ट भी रहे हैं, सीटों सेंटर में भी रहे हैं, हथियार भी उन्हीं के हम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन बीच बीच में जब अमेरिका का अपना मतलब निकल जाता है तो वो आपसे मुंह फेर लेता है और आप पे सैंक्शन लगाया था, आपके हथियार की सप्लाई बंद कर देता है, आपकी हर किस्म की एड बंद कर देता है। फिर जब ज़रूरत पड़ती है अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, या 2001 में जो वॉर ऑन टेरर शुरू की थी 9/11 के बाद, तो जरूरत पड़ती है तो फिर आकर पाकिस्तान को कहता है भाई हमारे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, और ना कोई हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है आज तक, ना कोई हमको कहना चाहिए कि कोई मुल्क में कोई हमको हेल्प की हो, कोई
डिफेंस इंडस्ट्री जहाँ डेवलप करने में मदद की, हथियार तो बेचते हैं, उनको बहुत फायदा है हथियार बेचने में। दूसरी वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल उनके बताए हुए जो फॉरेन पॉलिसी के हैं असूल उस पर चलें, उनके कैंप के साथ मुंसलिक रहें। क्योंकि हमारी मजबूरी ये है, अब से नहीं है, पिछले 60s से है कि हम चाइना के नज़दीक हैं, वो हमारा नेबर भी है और पिछले 5-10 सालों में उसने पाकिस्तान की में बहुत इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर में और बिजली घरों में और बाकी चीज़ों में, तो और कहीं से तो इतनी इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान में पैरों पे खड़ा हो, जो भी हमारे लिए कुछ करता है तो यहीं इंडस्ट्री लगाता है, यहीं पर वो जो था अपना हवाई जहाज़ों का उसने जो था बनाने का सिस्टम कामरा में शुरू करवाया, और हमारे टैंक की प्रोडक्शन में अल खालिद की उसने मदद की है, हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में। तो वो चाहता है पैरों पे खड़े हों और वो हमको मजबूत देखना चाहता है। अब अमेरिका को हमने ये समझाया कि भाई आप वो ठीक है, आपके साथ ताल्लुकात हैं, हमारे हम ताल्लुकात रखेंगे, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम अपनी जो हमारा अपने हम जिसमें मफाद देखते हैं कौमी, तो हम चाइना को नहीं छोड़ सकते। अब इस तरह दुनिया में जो है ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड रही है सन 2001 के बाद, जब सोवियत यूनियन टूट गया था और अमेरिका स्वयं के बर्बाद बन गया, तो उसने तमाम दुनिया में जो मर्जी किया, कभी किसी मुल्क पर चढ़ दौड़ा, कभी सीरिया, कभी लीबिया, कभी इराक, कभी किधर कभी किधर, तो कब तक उनका साथ दे इसमें लड़ाई में। तो हम तो अभी जो पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है कि हम पीस में आपके साथ हैं, लड़ाई में आपके साथ नहीं है, हम किसी और की जंग में शरीक नहीं होंगे। और अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए वो रूस भी गए हैं, ताकि वहाँ से कोई हमको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स हथियारों की भी हो, गंदम और गैस और पेट्रोल की हो, तो इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा जनरल साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो मुतालबा किया आपने सुना होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने अस्करी की आदत से अपोजिशन की गद्दारी के सबूत मांग लिए हैं। देखिए, अपोजिशन की पूरी अपोजिशन को नहीं मतलब ये कह रहे हैं, तो कह ये रहे हैं जो वहाँ से ख़त आया है जिसके ऊपर अमेरिकन जो एक्टिंग एम्बेसडर को बुलाकर उसको फॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट भी किया है, उनको यही कहा है कि भाई आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो सही नहीं है और ये धमकी आमेज़ है, और हमको आप प्रेशराइज ना करें कि आप जो है लोगों के साथ ताल्लुकात ना रखें या यूक्रेन के मामले पे हमें वोट दें, हमारी तरफ हो जाएं, हम कोई मजबूर ना करें। तो ये धमकी है और हमको आप चाहते हैं कि हम बस आपकी बात ही सुने और किसी से ताल्लुकात ना रखें, तो ये तो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान कौमी मफाद में नहीं है। तो उसमें अगर उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं अगर लेटर में कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर जो है इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हो जाता है तो ये हमारी कामयाबी है और हम जो नई हुकूमत आएगी उसको सरपरस्ती करेंगे और पाकिस्तान की मदद करेंगे। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल होता है और इमरान खान कंटिन्यूज, तो फिर हम जो है पाकिस्तान को मतलब ज़रा सख्ती करेंगे, बाजू मरोड़ेंगे। पहले भी कर रहे हैं, IMF के थ्रू भी कर रहे हैं, FATF के थ्रू भी कर रहे हैं, उनके पास ऐसे बहुत से लेबर है हाथ बाजू मरोड़ने की। तो ये किस्म की उसमें इम्प्लीट धमकी तो है। और जो लोग इस बात को सुनकर उनसे एनकरेज होकर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, तो जाहिर है कि वो मुल्क की मफाद नहीं सोच रहे हैं, अपने उसका सोच रहे हैं कि हमें इक़्तिदार मिल जाए। भाई 1.25 साल की बात रह गई है, अभी इनको 5 साल पूरे करने दो, जमहूरियत को मजबूत करो, इलेक्शन आ जाएंगे। अगर आपके पास अच्छा आवाम के लिए पैगाम है, कोई मंसूबा है, कोई मंशूर है, तो आवाम आपको वोट देकर पावर में ले आएंगे। बाहर के लोगों की बातों में सुनकर ना करें। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, कौमी सलामती के इजलास में तमाम अपोजिशन को दावत दी गई थी लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की थी। अब अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट से उस कमेटी की वजाहत मांग रही है, इस पे आपके क्या कमेंट्स? देखिए, जो इमरान खान साहब ने कहा और हमने अखबार में पढ़ा और टीवी पर सुना वो तो यही था कि अपोजिशन के लोग जो हैं इसके मेंबर हैं उनको आना चाहिए, वो नहीं आए। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें कोई राइटिंग में लेटर में फॉर्मल एजेंडे के साथ कोई इनविटेशन नहीं थी, बल्कि 11th आवर के ऊपर टेलीफोन पर कहा गया कि आप इसको अटेंड कर लें। तो हमने कहा ना हमें एजेंडे का पता है ना कुछ पता है, तो इसलिए। और वो कहते हैं अब जो वहाँ पर मीटिंग हुई है उसके मिनट्स जो रिकॉर्ड हुए हैं वो हमारे साथ शेयर करें कि उसमें क्या लिखा है कि वाकई कुछ
बाहर के मुल्कों के साथ कोई कर रहे हैं अपना कोई राब्ते इस तरह के किस्म के कर रहे हैं, उनके हाथों में खेल रहे हैं। हमारे सामने वो बात जो है मिनट की लाई जाए, अभी उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कोर्ट के थ्रू। अच्छा, ये जो रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि जी अमेरिका ने रूस का जो दौरा है मनसूख करने के लिए बाकायदा ज़ोर दिया और जब नहीं किया गया, उनके मुतालबे को मुस्तरद किया गया, तो इमरान खान साहब को उसकी सज़ा दी जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ा बयान है जनरल साहब। यह बड़ा बयान है और देखिए दौरा तो ये कई हफ्तों कई महीनों पहले जो है तय होते हैं और 11th अरब पर इनको मनसूख नहीं किया जाता। उसकी बहुत इम्प्लीकेशन होती हैं ऐसे दौरे मनसूख करने की। और दूसरा मैंने कहा अगर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस कर रहा है और वो एक पावर के साथ अटैच नहीं होना चाहता, वो बैलेंस रखना चाहता है, सबके साथ ताल्लुकात ठीक रखना चाहता है, तो अमेरिका को इतराज़ नहीं होना चाहिए। पहले भी चाइना के साथ हमने उनके प्रेशर के बावजूद ताल्लुकात बरकरार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अमेरिका ने इसको तस्लीम किया और कबूल किया। तो अभी रूस के साथ भी अगर हम कर रहे हैं तो उसको कबूल करना चाहिए। दूसरी बात ये है, हम अमेरिका से बिगाड़ नहीं रहे, हम अमेरिका के साथ कोई झगड़ा नहीं कर रहे, ना कोई उनके खिलाफ जा रहे हैं। जहाँ हम समझे कौमी मफाद में कहा यूएन में वोट देना और क्या करना है, तो हमें उसके लिए वो खुद भी इस तरह चाहते हैं तो हमको भी आज़ाद छोड़ें, डिक्टेट ना करें बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान आज़ाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।